कलह आज का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब ये मीडिया के कैमरों तक खुलकर पहुंच रही। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के इलाके में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ही एक के बाद एक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गुजरात सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। गुजरात बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। सीआर पाटिल के गढ़ में मची खलबली। डांग में बीजेपी जिला अध्यक्ष दशरथ पवार ने छेड़ी जंग। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर पवार ने गरमाई सियासत। पवार के इस्तीफे के बाद 13 पदाधिकारियों ने छोड़ी बीजेपी। गुजरात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सीआर पाटिल को अपने ही इलाके में एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में पार्टी के दिग्गज और मेहनती नेता दशरथ पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पवार डांग जिले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाना उन्हें भारी पड़ गया और उन पर इस्तीफे का दबाव बना दिया गया। 2 महीने से डांग जिले में चल रहे कुछ भ्रष्टाचार के बारे में एक तरफा हर रोज़ कुछ न कुछ मीडिया में, पेपर में लीक रहा था, बोल रहा था, सरकार को बता रहा था। कुछ ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ सबूत के साथ खड़ा भी किया सामने। तो परिणाम यह आया कि एक तरफ हमारे देश के लोकप्रिय वड़ा प्रधान मोदी साहब देश के भ्रष्टाचार के बारे में हर बार अक्सर बोला करते हैं। अभी परसों भी पेपर में, संदेश पेपर में कुछ हेडलाइन के साथ आया कि भ्रष्टाचार के सामने सीना तान के लड़ना चाहिए और भ्रष्टाचार के सामने लड़ने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे और गर्व हुआ और मैंने इस्तीफा देके सही किया, मेरा इस्तीफा ले लिया, सही किया, क्योंकि मैं आज स्वतंत्र ये जो भी भ्रष्टाचार के बारे में लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। दशरथ पवार के इस्तीफे से एकाएक दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल जिले की राजनीति गर्मा गई है। पवार के इस्तीफे के 3 दिनों के अंदर बीजेपी के 13 पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को भेज दिए। इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं डांग जिला के बीजेपी उपाध्यक्ष दक्षा पटेल, आहवा तालुका जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष नरेश डी वल्वी, डांग जिला अनुसूचित मोर्चा उपाध्यक्ष राहुल बच्छाव, डांग जिला आहवा तालुका महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखाबेन जी पटेल, आहवा तालुका अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत आर खरे, डांग जिला अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष तुषार आर खरे, आहवा तालुका माइनॉरिटी मोर्चा के महासचिव आमीन एम शाह, वघई तालुका के भाजपा प्रभारी संजय पाटिल। मैंने तो मेरी जो फर्ज है निभाई, लेकिन जैसे कोई आदमी खट्टे पे जो बीमार पड़ता है, तो जो आदमी बीमार है वो किसी को बताता नहीं कि मुझे देखने के लिए आएंगे तो सफरजन लेके आओ, केला लेके आओ, जमरूक लेके आओ, वो देखने वाले पर डिपेंड है। तो मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो भी समर्थक मेरे पास आता है तो हाथ में कागज़ देखता हूँ। कोई तहसील के सदस्य है, कोई जिला के सदस्य है, कोई बोलता है मैं आज से आपको समर्थन देता हूँ, इतने लोगों की सिग्नेचर है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए, कागज़ देने के लिए आते हैं, तो ये स्वयं कर रहे हैं, मैं किसी को कुछ दबाव नहीं करता। गुजरात बीजेपी के कुशल रणनीतिकार सीआर पाटिल के गढ़ में खलबली मची तो विपक्षी पार्टियों को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक सुर में भाजपा को आड़े हाथों लिया और उसे भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया। अभी ये बाहर आया है कि जो बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है उसने खुद व्यक्त किया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने तो खुद ये डांग के जो
गवर्नमेंट की जितनी सरकार एक तरफ से जो ग्रांट देती है लोगों को विकास के लिए, डेवलप के लिए, लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी है, अधिकारी के साथ मिली भगत से पूरा पैसे, हमने कलेक्टर को एक बार तो बोला कि सर यहाँ तो अलग चल रहा है, 25% काम हो रहा है, 75% का जो पैसा ये लोग खा रहे हैं। तो ये बात हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, हमने रूबरू मुलाकात के साथ चर्चा किया था। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है कि यहाँ तीनों तालुका पंचायत बीजेपी के, जिला पंचायत बीजेपी के, यहाँ के जो आमदार है ये बीजेपी का है, किसके पास लोग फरियाद करें कि बीजेपी का कार्यकर्ता। अभी सत्ता पक्ष के लोग ही ये प्रश्न रेज कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शक वहीवट की बात कर रहे हैं वो वहीवट नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये साबित हो चुका है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के, हमारे दशरथ पवार हो या उनके साथी हो, अन्य कोई कार्यकर्ता है, ये सभी जनता के आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये सही किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही से जो सभी तंत्र चला रहे हैं उससे अगर अलग हो गए तभी कुछ बदलाव या परिवर्तन हमारे देश की राजनीति में आएगा। उधर दशरथ पवार का कहना है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि पीएम मोदी की प्रेरणा से ही उन्होंने करप्शन के खिलाफ विरोध का डंका बजाया है। उन्हें अपने पद जाने का कोई दुख नहीं है, वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं 2 महीने से लिखता हूँ, क्या मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरे पद के लिए पर खतरा है? तो पद तो गया, तो ये तो पहले से पता था। अगर भय होता, डर होता तो मैं ये बंद कर देता, मेरा पद तो संभलता। लेकिन पद गया, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बोलूँगा, मैं लड़ूंगा, मेरी इच्छा शक्ति है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गुजरात बीजेपी के प्रधान सीआर पाटिल लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड बनाने की रणनीति बना रहे थे। सीएम भूपेंद्र पटेल का लक्ष्य भी 2024 पर केंद्रित था, लेकिन इसी बीच डांग जिले में बीजेपी की आंतरिक कलह का ऐसा बम फूटा है जिसने गुजरात बीजेपी में सनसनी फैला दी है। अब सीआर पाटिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 से पहले अपनों को मनाने की खड़ी हो गई है। डांग से रौनक जानी के साथ आज तक। 2024 के चुनावी युद्ध के लिए बीजेपी कांग्रेस को अपने अपने हथियार मिल चुके हैं। कांग्रेस अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी के लिए राहुल ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इस वक्त देश की सियासत राहुल गांधी, गौतम अडानी और पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर दिन बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर नए वार करते हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर 20,000 करोड़ वाला बम फोड़ा, तो बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. But BJP is claiming fraud. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? एक वक्त में राहुल के सबसे करीबियों में से एक गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में 2 साल की सजा पाने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कोर्ट पर दबाव बनाने का काम कर रही है कि देश के पार्टी के, विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें, ऐसे कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है।
ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस वार पर पलटवार का जिम्मा उठाया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने गुजरात के अमरेली से सांसद नारायण भाई कछड़िया का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया। जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। उधर सूरत कोर्ट के फैसले की वजह से अपनी सांसदी गंवा चुके राहुल गांधी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी संसद में उठाने की तैयारी कर रही है। मैंने स्पीकर साहब को ध्यान आकर्षण किए हैं कि जिस ढंग से हमारे राहुल जी की सदस्य पद को समाप्त किया गया, उसमें मुझे ये लगा कि पिछले सदनों में इस तरह की घटना घटने के बावजूद जो नहीं हुआ, हमारे स्पीकर साहब ने ये कदम उठाया। तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं की, मैंने ये कहा कि ये मुद्दे को लेकर सदन के अंदर एक विस्तार से चर्चा कहिए, बहस कहिए, होना चाहिए। 2024 की जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस को अपने अपने हथियार मिल चुके हैं। कांग्रेस अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आज तक ब्यूरो। सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। विपक्षी दलों ने केंद्र पर सीबीआई, ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड, जमानत को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। संसद में ईडी, सीबीआई का मुद्दा गूंज रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया है। The court heard us with great patience. They ultimately did not entertain it, but did not express a single opinion on the merits. They allowed the matter to be withdrawn. They recorded that it's at this stage, which means that full liberty is there for us to come again on new facets, new grounds. भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन मार्च आते आते कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। देश में इस समय के एक्टिव केस 23,000 के आंकड़े को छू गए। कोरोना से इस समय सबसे अधिक खतरा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में खुद के साथ साथ अपनों की सेहत की सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली से लेकर केरल और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कोरोना संक्रमण के ग्राफ में तेजी से उछाल आया है। 6 महीने बाद देश में कोरोना के नए मामले 4,000 से ज्यादा आए हैं। मंगलवार को देश में 4,435 लोग कोरोना की चपेट में आए। इससे पहले 28 सितंबर को 4,271 मामले सामने आए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। डेली केसेस कम होते हुए 30 जनवरी को सबसे कम 64 पर पहुंच गए।
लेकिन मार्च आते ही मामलों में अचानक से तेजी आने लगी। 4 अप्रैल को मिले 4,435 नए मामलों में से 2,905 कोरोना मामले सिर्फ 5 राज्यों से मिले हैं। इनमें केरल सबसे आगे है, जहां 1,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इसके बाद दिल्ली 521, महाराष्ट्र 711 और कर्नाटक गुजरात 324 मामले सामने आए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात कंट्रोल में है। लोगों को कोरोना वायरस के नंबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर तैयारियों में जुट गया है, वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। अगर ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट साबित होता है तो लोगों को कोरोना की चौथी वैक्सीन की डोज भी लेनी पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में अगर अभी से मास्क लगाया जाए और कोरोना के गाइडलाइन फॉलो किए जाए तो हो सकता है चौथी लहर को आने से रोका जा सकता है। साथ ही जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है उस पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को एक बड़ी छूट दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिवक्ताओं को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी है। CJI ने कहा है कि अखबारों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर वकील अदालत के सामने वर्चुअली रूप से पेश होना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो हाइब्रिड मोड में भी काम कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे नोएडा में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर के DM ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। सारी तैयारी हम लोग एकदम ट्रैक पे हैं, मशीनरी पूरी गियरअप है और हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या एक एक केस को कांटेक्ट करने की, ट्रेस करने की और उनके सैनिटाइजेशन वगैरह कराने की, दवाइयों के वितरण की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने चुस्त दुरुस्त कर रखी हैं और सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहें। कोई भी सिम्टम्स अगर आता है, कोई भी अगर लक्षण किसी में भी आते हैं तो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में ज़रूर टेस्टिंग करें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स अस्पताल में लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इमरजेंसी में मरीजों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसको देखा जा सके। कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही नई गाइडलाइंस जारी